2023 सिंगापुर ग्रां प्री की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है, जो मरीना बे स्ट्रीट सर्किट के चमकदार रात के प्रकाशों के नीचे खुली गतिविधि, कौशल और रणनीति का एक थिएटर था। एक तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक रेस के लिए मंच तैयार था, जहां 5 ड्राइवर विजय के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। सीजन भर में प्रमुख बल के रूप में रेड बुल को अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी सामान्य गति खिसक गई और अन्य टीमों के लिए चुनौती उठाने के लिए द्वार खुल गए। यह दृश्य सब्र और रणनीति का एक जटिल नृत्य था, जहां हर कदम को पूर्णता के साथ समय करना था। चैंपियनशिप के नेता मैक्स वर्स्टापेन अपने 10 रेस जीतने की सत्ताधारी सीढ़ी के रूप में उठते हुए उग्र जलस्रोतों का सामना करने के रूप में पाए गए। एक चुनौतीपूर्ण प्रैक्टिस सत्र से लेकर लियम लॉसन द्वारा आउट क्वालिफाई किए जाने तक वर्स्टापेन ने अपने रेड बुल बीस्ट के साथ जूझा। ग्रिड पर 11वां स्थान से प्रारंभ किया, लेकिन अपनी लड़ाकू आकृति के अनुरूप उन्होंने दूसरे स्थान तक अपना रास्ता खोजा और अग्रणी 5वें स्थान के लिए बसने के लिए तैयार हुए। यह उनकी अड़मय इच्छा शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है कि वे अंतिम लैप तक लड़ाई लड़ने के लिए अटल निर्धारण के साथ हैं। लेकिन वर्स्टापेन के साथ रेड बुल की मुसीबतें खत्म नहीं हुईं। उनके सहयात्री सर्जियो पेरेज ने भी अपनी तालमेल ढूंढने में संघर्ष किया। युकी त्सुनोडा के साथ एक पहले ही झड़प में फ्रंट विंग को क्षति पहुंचाने के बावजूद पेरेज ने अपनी किस्मत को बदलकर प्रभावशाली 8वें स्थान पर समाप्त किया। फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क के पास उच्च और निम्नों का एक सप्ताह था। स्थान 12 पर एक त्रुटि के बावजूद उन्होंने शुरुआत में जॉर्ज रसेल को पार कर लिया। पिट स्टॉप के दौरान स्थानों को खोने के बावजूद उन्होंने चौथे स्थान पर समाप्ति को बचा लिया। अब चलिए शो के सितारे कार्लोस साइंज जूनियर की बात करें, जिन्होंने हमें एक अद्वितीय प्रदर्शन का आनंद दिया। स्कूडेरिया फेरारी को उसकी सीमाओं तक चलाते हुए उन्होंने अंतिम 2 प्रैक्टिस सत्रों को जीता और सिर्फ 0.072 सेकंड के अंतर से पोल पोजीशन हासिल की। हर लैप का नेतृत्व करके मौसम की पहली जीत सुनिश्चित करते हुए साइंज का सप्ताह एक महाकाव्य से कम नहीं था। जॉर्ज रसेल के मजबूत प्रदर्शन को दुर्भाग्य से एक अंतिम लैप की त्रुटि ने बिगाड़ दिया, जिससे उन्हें एक संभावित पोडियम समाप्ति से वंचित कर दिया। वहीं मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन कुछ संदिग्ध कदमों के बावजूद एक मजबूत रेस को संभालते हुए पोडियम की तीसरी सीढ़ी को सुनिश्चित किया। 2023 का सिंगापुर ग्रां प्री फॉर्मूला 1 की अविरल आकर्षण की एक प्रमाणित हो गई, जहां विजयी जीतों की वीरता, मैकेनिकल खराबियों की दुखद घटनाओं और ड्राइवर्स की पूरी कुशलता और स्थामित्व की प्रदर्शन की गवाही दी गई। इस रेस को कार्लोस साइंज जूनियर की मौसम की पहली जीत और मैक्स वर्स्टापेन की एक प्रमुख जीती हुई श्रृंखला के अंत के लिए याद किया जाएगा। हालांकि यह उत्साहजनक प्रतिस्पर्धा ही लाइमलाइट चुराई, जो हम सभी को बंद रखने वाले खेल की गतिशील प्रकृति की प्रदर्शन की गवाही देती है। नमस्ते सुनने वालों, मैं हूं जॉर्ज सूर्यमय मैनचेस्टर से आपके आज के विशेष एपिसोड के लिए F1 के लिए जज्बा चैनल के मेजबान। सामान्यतः आप उन्जो की आवाज सुनते होंगे, लेकिन चुने गए गुरुवार के सुबह में मेरी बारी है भीड़ पकड़ने की। और ध्यान दें, मैं अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ हैं माननीय श्री विलियम बर्मिंघम के एक ब्रह्मी, जो अपनी वाक्पटुता और अवलोकन के साथ खेल की टिप्पणी की दुनिया में बसे हुए हैं। कैसा चल रहा है विलियम? बहुत अच्छा चल रहा है जॉर्ज वॉटसन। आपके साथ 2023 की सिंगापुर ग्रां प्री को विश्लेषण करने की उम्मीद है। शानदार। अब प्रिय सुनने वालों, यदि आप हमारे साथ F1 के लिए जज्बा चैनल पर अपनी सवारी का आनंद ले रहे हैं, तो हमारा एक काम करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी बजाएं और टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमारे पॉडकास्ट को साझा करना न भूलें। यही समर्थन है जो हमारी यात्रा को चालू रखता है। तो 2023 की सिंगापुर ग्रां प्री क्यों? यह एक ऐसी रेस थी जिसमें सब कुछ था, नाटक, रणनीति, उछाल, गिरावटें और दिल धड़कने वाले पल। यह वह शानदार उदाहरण है जो हम सभी को फॉर्मूला 1 से प्यार करने का कारण बनाता है। सही है विलियम? बिल्कुल जॉर्ज। यह एक ऐसी रेस है जिसे तानाशाही प्रतियोगिता, अप्रत्याशित मोड़ और शानदार प्रदर्शनों के लिए याद किया जाएगा।
आज के विशेष एपिसोड के लिए एक उत्कृष्ट विषय। बहुत अच्छी बात कही है विलियम। और यदि आप सभी छोटे मोटे विवरणों और इसे एक नेल बाइटर क्यों बनाने वाले कारणों के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे पास यह सब और भी है आने वाला है। तो सुनने वालों, क्या आप तैयार हैं पूरी गति से जाने के लिए? चलिए डूबते हैं। दो 2023 की सिंगापुर ग्रां प्री वास्तव में एक शानदार दृश्य थी, जिसमें रणनीति, धैर्य और एड्रेनालिन का अद्भुत अंदाज था। यह एक धीमी जलने वाली रेस थी जो इस मौसम में विजय के लिए सबसे तीव्र लड़ाई में से एक के रूप में समाप्त हुई। यही है फॉर्मूला 1। सच है, यह सामान्य रूप से देखे जाने वाले रेड बुल के प्रभुत्व से काफी अलग थी। इस बार उस रविवार को विजय के लिए 5 ड्राइवर्स थे और वाह, देखने में यह बहुत रोमांचकारी था। बिल्कुल सही। एक उत्कृष्ट उदाहरण मैक्स वर्स्टापेन के बारे में हो सकता है। चैंपियनशिप लीडर, जिन्हें उनकी अविश्वसनीय 10 रेसों की जीत की पंक्ति के लिए जाना जाता है, के लिए एक मुश्किल वीकेंड था। यह वास्तव में उनकी साहसिकता का परीक्षण था, क्या नहीं? वास्तव में उनकी जीत की पंक्ति खत्म हो गई, लेकिन यह लड़ाई के बिना नहीं हुआ। प्रैक्टिस के दौरान समस्याओं के बावजूद उन्होंने हार्ड टायर पर 11वें स्थान से एक शानदार शुरुआत की। पहले कुछ दौरों में कई कारों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सेफ्टी कार के तहत दूसरे स्थान पर भी पहुंचने को संभव बनाया। यह बस वर्स्टापेन की क्षमता का प्रदर्शन करता है। उसके खिलाफ बढ़ते हुए भी उसने अपना रास्ता बनाने के लिए पंजे चढ़ा लिए, और यह तब हुआ जब उसे अंतिम दौरों तक 5वें स्थान के लिए संतुष्ट होना पड़ा, सिर्फ 3 दशमलव पीछे चार्ल्स लेक्लेर्क से। यह उसके संकल्प का प्रमाण था, क्या आप नहीं कहेंगे? बिल्कुल सही। यह वास्तव में उनका सबसे मुश्किल वीकेंड था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप हमें दिखाया कि वह चैंपियनशिप लीडर क्यों हैं। जीत की पंक्ति खत्म हो जाए, लेकिन उसके अंदर का लड़ाकू नहीं खत्म होता। यही वह बात है जो चैंपियन को अलग बनाती है, क्या नहीं? वे आखिरी सांस तक लड़ते हैं। तो ट्रैक के चारों ओर और घूमने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, ले आओ। यह वर्स्टापेन के बहादुराना प्रदर्शन की एक रोमांचक कथनी थी, लेकिन उनके सहयात्री सर्जियो पेरेज का वीकेंड थोड़ा सा कठिन दिखा, क्या मैं सही हूं? दुर्भाग्य से हाँ। पेरेज पूरे वीकेंड बैलेंस समस्याओं से जूझ रहे थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें Q2 से बाहर कर दिया गया। 13वें स्थान पर उनके सहयात्री से 1/10वें हिस्से से 1/10वें हिस्से से धीमा। दौड़ भी ज्यादा अच्छा नहीं था। पेरेज ने हार्ड टायर पर शुरुआत की और टर्न 4 पर त्सुनोडा के साथ थोड़ी सी टकराव में उनके सामने फ्रंट विंग को क्षति पहुंची। वास्तव में वह दौड़ के अधिकांश समय के लिए मिडफील्ड के पीछे छायावदार थे। हाँ, लेकिन पेरेज ने अपनी जगह वापस लेने की कामयाबी हासिल की। सेफ्टी कार के तहत वह 4थे स्थान पर उछले और पुनरारंभ के बाद 7वें स्थान पर गिरने के बावजूद वह अपनी स्थिति को बनाए रखा। पेरेज ने निश्चित रूप से अपना हिस्सा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने 8वें स्थान पर समाप्त किया। वास्तव में उनकी दृढ़ता का सबूत है। ये ड्राइवर्स समझते ही नहीं हैं कि हार मानना क्या होता है, क्या? यही वजह है कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। वे स्थितियों के बावजूद प्रेरणा देना जारी रखते हैं। क्या हम अन्य ड्राइवर्स की ओर बढ़े? बिल्कुल। हम चर्चा कर रहे हैं जिस एक्शन पैक्ड रेस के बारे में मुझे बाकी प्रदर्शनों में खुद को डुबकी मारने का इंतजार नहीं हो सकता। इसलिए आगे बढ़ते हैं। पेरेज के लिए समय कठिन था, लेकिन उनका प्रदर्शन फिर भी प्रशंसनीय था। वहीं चार्ल्स लेक्लेर्क की रेस थोड़ी सी रोलर कोस्टर की तरह थी। ओह, यह बिल्कुल था। अब लेक्लेर्क तीसरे स्थान पर क्वालिफाई कर गए, अपने टीममेट के पीछे। उन्होंने एक उत्कृष्ट शुरुआत की, तीसरे स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर कूदते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह पोल के लिए ट्रैक पर हैं, लेकिन सवारी के 17वें टर्न में एक गलती ने उन्हें तीसरे स्थान पर समायोजित होने पर मजबूर कर दिया।
बिल्कुल सही। और रेस के दौरान उनकी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी तरह से काम कर रही थी। उन्होंने अपने टीममेट के सामने के अंतर को काफी प्रभावी ढंग से संभाला। लेकिन फिर सेफ्टी कार के नीचे पिट में रसेल और नॉरिस के द्वारा डबल स्टैकिंग करते समय उन्होंने अपनी जगहें खो दी, जिससे उन्हें छठे स्थान पर गिर गए। वास्तव में लेकिन लेक्लेर्क आसानी से नहीं हारने वाले हैं। उन्हें पुनरारंभ पर हैमिल्टन ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर पेरेज और वर्स्टापेन को पार करके 5वें स्थान पर आगे बढ़े। उन्होंने वर्चुअल सेफ्टी कार के तहत मर्सिडीज के सामने भी आगे बढ़ने का काम किया, जो काफी बड़ी चाल थी। हाँ, लेकिन उसके लिए सब कुछ आसान नहीं था। अंतिम दौरों में उनकी गति बहुत तेजी से कम हो गई, जबकि उनके टायर घिस गए। फिर भी वे वर्स्टापेन को रोककर चौथे स्थान पर समाप्त हो गए। यह एक प्रशंसनीय प्रदर्शन था, क्या आप नहीं कहेंगे? बिल्कुल। अपने टीममेट के थोड़े से छाया में रहने के बावजूद लेक्लेर्क ने हर मोड़ पर अपनी दमदारता और कौशल का प्रदर्शन किया। मुझे विश्वास है कि यदि क्वालिफाइंग के दौरान उस थोड़ी सी गलती न होती तो उसका परिणाम बहुत अलग हो सकता था। यह एक अगर और लेकिन का खेल है ना? लेकिन यही चीज है जो इसे इतना रोमांचकारी बनाती है। चलिए देखते हैं हमारी सूची में अगला कौन है। ठीक है, तो चलिए गियर बदलते हैं और कार्लोस साइंज जूनियर के बारे में बात करें। वहां एक ड्राइवर है जिसने एक अद्वितीय सप्ताहांत बिताया है। ओह, वह बिल्कुल कर दिया। साइंज ने एक शानदार प्रदर्शन प्रदर्शित किया। वह अंतिम 2 प्रैक्टिस सत्रों में सबसे तेज थे और 7वें सेकंड के बारे में स्पष्टता से पोल पर तूफानी ढंग से आए। और उसने बस वही नहीं किया ना। साइंज ने सफलतापूर्वक अपनी स्थिति को बनाए रखा, पहले स्टिंट में मुख्यतः गति को नियंत्रित किया और सुरक्षा कार के तहत हार्ड टायर के लिए ब्रिलियंटली पिट किया। वास्तव में वह रसेल के पीछे से और फिर नॉरिस से गति को नियंत्रित करने का काम जारी रखता रहा। मुझे दिलचस्प लगा उसकी रणनीति, जहां उसने नॉरिस को डीआरएस प्राप्त करने की अनुमति दी, जो अंततः मर्सिडीज को दूर रखने में मदद करी। यही वह है जिसे हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और परिणाम क्या था? अच्छी तरह से कम 1 सेकंड के अंतर से साइंज ने हर लैप के बाद अपनी पहली जीत सुनिश्चित की। कितना आश्चर्यजनक प्रदर्शन! बिल्कुल सही। यह वास्तव में एक विशेष प्रदर्शन था, संभवतः अब तक उनकी फेरारी में सबसे अच्छी। इस जीत के लिए उन्होंने पूरे दौरे भर दबाव का सामना किया था, जो अद्भुत था। अरे वाह, यह वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कितनी अद्भुत है ना? इतनी भावनाएं, इतनी प्रतिस्पर्धा, इतना एड्रेनालिन। यह बिल्कुल पागलपन है। तो क्या सोचते हैं मेरे प्यारे दर्शकों? क्या आप सामग्री का आनंद ले रहे हैं? याद रखें, उस लाइक बटन को दबाना न भूलें, ठीक है? मुझे ये अपडेट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और मुझे आशा है कि आपको भी पसंद आ रहे हैं। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? साइंज के ऊपर उड़ते हुए प्रदर्शन से अब हम गियर बदलकर जॉर्ज रसेल के वीकेंड पर चर्चा करें। अब वह वाकई घटनाओं का एक बदलाव था ना? यह वास्तव में था। रसेल ने एक प्रभावशाली शुरुआत की थी, दूसरे स्थान पर क्वालिफाई किया, अपने टीममेट से 3 स्थानों आगे। वह पोल पोजीशन से थोड़ा ही पीछे था, साइंज के साथ फ्रंट रो पर लाइन अप कर रहा था। हालांकि रेस की शुरुआत रसेल के लिए सहज नहीं थी ना। उन्होंने शुरुआत में अपनी स्थिति को लेक्लेर्क को खो दिया और उनके टीममेट के साथ थोड़ा उलझन हुई। सच है। लेकिन रसेल ने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने सेफ्टी कार के नीचे हार्ड टायर्स के लिए पिट किया और तीसरे स्थान पर बैठे, पुनरारंभ पर वर्स्टापेन को पार करते हुए। ओह, मैं उस पल को याद करता हूं। लेकिन क्या रसेल का वास्तविक चमकता पल बाद में आया था ना? बिल्कुल। वर्चुअल सेफ्टी कार के नीचे ताजगी भरे मीडियम टायर्स के लिए पिट करने से पहले वह नेता के डीआरएस दायरे में थे। रसेल ने चौथे स्थान पर रेस में फिर से शामिल हो गए और उन्होंने लेक्लेर्क को पीछे छोड़ दिया। यह काफी शानदार कदम था। और फिर रसेल ने अंतिम दौर में दूसरे स्थान के लिए नॉरिस के साथ टकरार की।
क्या आपके श्रोताओं को उस स्थिति की गंभीरता को बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, जॉर्ज वॉटसन। तो एक मैराथन दौड़ चला रहे होने का कल्पना करें। आपने अपनी गति को बनाए रखा है, अग्रणी दौड़ने वालों के साथ कदम मिलाए हैं। समाप्ति रेखा दिखाई देती है, तब आप अपनी कदम बढ़ाते हैं, एक प्रतियोगी को पास करते हैं, फिर एक और। आपको एक और व्यक्ति को हराना है और जीत हाथों की दूरी पर है। वही विचार था जिसमें रसेल खुद को पाया था, एक नखरेदार स्थिति में। यह एक शानदार उदाहरण है, विलियम। दुर्भाग्य से रसेल के लिए यह परी कहानी अचानक समाप्त हो गई, क्योंकि वह 10वें कर्व पर दीवार से टकराने के बाद गिर गए। एक हफ्ते की जो बहुत कुछ वादा कर रहा था, वह दिल टूटने के बाद समाप्त हो गया। लेकिन यही है फॉर्मूला 1 की अप्रत्याशित और रोमांचक दुनिया। अब हम लुइस हैमिल्टन के बारे में बात करें। उन्होंने 5वें स्थान पर क्वालिफाई किया, अपने टीम सहयोगी के 3 स्थान पीछे, लेकिन दौड़ के दौरान चीजों को उलट दिया। क्या वह नहीं करते थे? वास्तव में उन्होंने जरूर किया। हालांकि उन्होंने टर्न 2 छोड़ दिया और नॉरिस और रसेल को ट्रैक के बाहर से 2 स्थान जीत लिए, लेकिन बाद में वे दोनों स्थानों को वापस कर दिए। वे अपने टीम सहयोगी के पीछे दौड़ रहे थे जब तक कि सेफ्टी कार के पीछे हार्ड टायर्स के लिए पिटिंग नहीं की गई और 7वें स्थान पर लेक्लेर्क के पीछे रिस्टार्ट हुए। और फिर हैमिल्टन ने थोड़ा तो उत्तेजना दिखाई, क्या नहीं? लेक्लेर्क को पार करते हुए और फिर दोनों रेड बुल्स को पार करके चौथे स्थान पर आगे बढ़ गए। हालांकि उन्होंने पेरेस को ट्रैक के बाहर से पार किया। सच है, लेकिन फिर उन्होंने वर्चुअल सेफ्टी कार के तहत अपने टीम सहयोगी के साथ मीडियम टायर्स के लिए पिटिंग की, जिससे उन्हें 5वें स्थान पर वापस ले आया गया। हालांकि हैमिल्टन कुछ नहीं है अगर वह प्रतिरोधी नहीं है। उन्होंने लेक्लेर्क को पकड़ा और चौथे स्थान पर पार किया और फिर रसेल के हादसे के बाद अंतिम दौर में 3रे स्थान प्राप्त किया। मैं हमेशा से हैमिल्टन की दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा करता रहा हूं। मेरी राय में उनकी पीछे से वापस लौटने की क्षमता ही वह अलग बनाती है। मैं आपकी दृष्टिकोण समझ सकता हूं, लेकिन मुझे एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति दें। हैमिल्टन कैरियर कौशल कोई संदेह नहीं, लेकिन उनकी प्रदर्शन की बड़ी हिस्सा उनकी ड्राइव करने वाली मशीन पर भी निर्भर करती है। उनकी मर्सिडीज के साथ की गई सफलताएं इसका प्रमाण हैं। आप इसका अर्थ निकाल रहे हैं कि उनकी जीतों में कार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल सही। कार की तकनीकी नुआंस, टीम द्वारा अपनाई गई रणनीति, ये सभी कार्यकर्ता की सफलता में योगदान करते हैं। हैमिल्टन अत्याधुनिक ड्राइवर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनकी जीतों में कार और टीम की भूमिका को मान्यता देना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उस तर्क में कुछ मायने हैं, हालांकि मैं पूरी तरह से प्रभावित नहीं हूं। और वह ठीक है। पूरी तरह से सहमत न होना सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खुले दिमाग से सोचें और विभिन्न रायों को मान्यता दें। मैं निश्चित रूप से इसे विचार करूंगा, विलियम। इन चर्चाओं का हमेशा से अच्छा असर होता है। चलिए जारी रखें, हमें आगे बढ़ना चाहिए क्या? चलिए एक पल रुककर एस्टेबान ओकॉन के प्रदर्शन पर चर्चा करें। कुछ अविश्वसनीयता समस्याओं के बावजूद ओकॉन ने मजबूत लड़ाई लड़ी, क्या नहीं? हाँ, बिल्कुल। ओकॉन ने 8वें स्थान पर क्वालिफाई की, अपने टीम सहयोगी से 4 स्थानों से आगे रहे और रेस की शुरुआत में 1 स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे। उनकी सुरक्षा कार के नीचे हार्ड टायर के साथ एक स्टॉप रेस की रणनीति पहले तो काम करने लगी, और हम उसकी आलोंसो पर चमत्कारी रूप से की गई चाल को 8वें स्थान प्राप्त करने के लिए भी नहीं भूल सकते। दुर्भाग्य से एक अचानक गियरबॉक्स खराबी के कारण उनकी रेस पहले ही अधूरी हो गई। मैंने एक अफवाह सुनी है कि गियरबॉक्स खराबी इच्छापूर्वक हुई थी। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह एक विस्तृत रणनीति थी जिसका उद्देश्य अलोंसो के दबाव के तहत प्रतिक्रिया परीक्षण करना था। ओह हाँ, हमें ऐसी अटकलों से सतर्क रहना चाहिए, विलियम। असत्यापित अफवाहें फैलाने से हमारे सुनने वालों को गलत दिशा में ले जा सकती हैं।
हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि हम सत्यापित स्रोतों से, जैसे कि आधिकारिक फॉर्मूला वन वेबसाइट या ब्राजील में आधिकारिक फॉर्मूला वन प्रसारणकर्ता बंडेरांटेस से तथ्यों की जांच करें। ओह, समझा। मुझे खेद है, मैं अगली बार सतर्क रहूंगा। चलो फिर तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करें। यह ठीक है। इसलिए अपनी रेस के दुर्भाग्यपूर्ण अंत के बावजूद ओकॉन ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे हमें अगली रेस में मजबूत वापसी की प्रतीक्षा है। चलो जारी रखें, हमें आगे बढ़ना चाहिए क्या? अब हम चलते हैं पियर गास्ली की ओर, जिन्होंने सिंगापुर ग्रांड प्री में काफी रोलर कोस्टर राइड का सामना किया। यद्यपि उन्होंने 12वें स्थान पर क्वालिफाई किया, जो उनके टीममेट के 4 स्थान पीछे था, लेकिन उन्होंने खुद को पॉइंट्स में उठाने में कामयाबी हासिल की। हाँ, यह धैर्य और अच्छी टायर प्रबंधन का प्रदर्शन था। गास्ली ने शुरुआत में 1 स्थान प्राप्त किया, सेफ्टी कार के तहत हार्ड टायर्स के लिए पिट किया और फिर 12वें स्थान से पुनः प्रारंभ किया। फिर उन्होंने मुद्राओं में आसानी से ऊपर बढ़ते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों के गलतियों और रणनीतिक कॉल्स से लाभान्वित होते हुए अपनी स्थानों को बदलते रहे। बिल्कुल सही। और उन्होंने एक स्टॉप रणनीति के कारण 6ठे स्थान पर समाप्त हो गए। गास्ली के धैर्य की बात करते हुए यह मुझे 2017 में मोनाको की रेस की याद दिलाता है। क्या उन्होंने उस समय भी एक ही प्रकार की कामयाबी हासिल की थी? हमें यह पुष्टि करने के लिए विक्टोरिया को एक त्वरित कॉल करते हैं, क्यों नहीं? अच्छा विचार है। मैं उसका नंबर डायल कर रहा हूं। नमस्ते विक्टोरिया। हम पियर गास्ली के 2017 के मोनाको ग्रां प्री में प्रदर्शन के बारे में बहस कर रहे हैं। क्या उन्होंने एक अच्छी एक स्टॉप रणनीति के कारण महत्वपूर्ण स्थानों में एक उछाल भी प्राप्त की थी? समझा। हमारे लिए इसे स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद। हम बाद में बात करेंगे। चीयर्स। अच्छा, विक्टोरिया के अनुसार गास्ली ने 2017 में फॉर्मूला वन में तो रेसिंग ही नहीं की थी। मेरी याददाश्त मुझसे खिलवाड़ कर रही होगी। हाँ, इसीलिए हमेशा सत्यापन करना सर्वोत्तम होता है विश्वसनीय स्रोतों से। हम सभी गलतियां करते हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लैंडो नॉरिस के बारे में बात करनी चाहिए। मुझे कहना है, नॉरिस ने सिंगापुर में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। ग्रिड पर 4थे स्थान से शुरू करके उन्होंने 2 स्थान पर समाप्त किया, अपनी टीम के अपग्रेड के फायदे उठाते हुए। वास्तव में नॉरिस ने अपार दबाव के तहत अपने टायर्स को संभालने और अपनी धैर्य बनाए रखने में महान कौशल दिखाया। अंतिम दौरों में रसेल उनके पास आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रोककर एक आश्चर्यजनक 18 अंक सुरक्षित किए। और हम उस महत्वपूर्ण पल को भी न भूलें जब उन्होंने पुनरारंभ पर दोनों रेड बुल्स को पीछे छोड़ दिया। यह नॉरिस के लिए एक खेल बदलने वाला ही मोमेंट था, जो उन्हें ऊपरी स्तरों में चढ़ाने में मदद करता है। बहुत सत्य। सिंगापुर में नॉरिस का प्रदर्शन शानदार था। मैक्लारेन द्वारा कार में की गई अपग्रेड भी उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे पास एक दोस्त है जो नॉरिस के बड़े प्रशंसक हैं। उसे यह सुनकर बहुत खुशी होगी। अब चलिए हम अगले ड्राइवर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ऑस्कर पियास्ट्री की ओर बढ़ते हैं। उनका प्रदर्शन Q1 के अंत में स्ट्रोल के क्रैश के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुआ था और उन्हें उनके टीममेट की तुलना में समान विन्यास वाली कार चलानी पड़ी थी। तो उसे शुरुआत से ही स्पष्ट ही हानि हुई थी क्या? अच्छा हाँ, वह थोड़ा सा स्पष्ट अवलोकन है ना? शायद, लेकिन ध्यान दें, हमारे सभी सुनने वाले फॉर्मूला वन के प्रेमी नहीं होते हैं। कुछ लोग शायद अभी इस खेल का अनुसरण करना शुरू कर रहे हों। सच्चाई तो यही है, लेकिन क्या हम उन्हें उन विवरणों से बोर करना चाहेंगे जिन्हें वे आसानी से गूगल कर सकते हैं? वे चैनल बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें यह चर्चा करने में कोई हानि नहीं होती, चाहे वे जितना ही साधारण लगें। यह हमारे सुनने वालों के लिए अभी भी रोचक और सूचनापूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो वापस पियास्ट्री की ओर। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने 10 स्थानों की कमी पूरी करके 7वें स्थान पर समाप्त किया। काफी उपलब्धि है, क्या आप नहीं कहेंगे? बोटास और अल्फा रोमियो टीम को कठिन समय बिताना पड़ा, क्या नहीं?
हार्ड टायर पर शुरू होने के बावजूद सेफ्टी कार ने उन्हें परेशान कर दिया और दुर्भाग्य से बोटास को ताजगी वाले टायर पर कुछ प्रतिद्वंद्वियों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। यह मुझे मेरे गोकार्टिंग के दिनों को याद दिलाता है। चाहे मेरे पास कोई भी रणनीति हो, हमेशा कोई तैयार रहता था मुझसे पीछे निकलने के लिए। हाँ, लेकिन याद रखें, आपके गोकार्टिंग के दिन तो वास्तव में फॉर्मूला 1 नहीं थे, क्या थे? अच्छा, यह थोड़ा कठोर है। हम सभी कहीं से शुरू करते हैं, क्या नहीं? माफी चाहता हूं अगर मैं थोड़ा तेजी से बात कर गया हूं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जहां जो गुयानु ने भी एक समान चुनौती भरे हफ्ते का सामना किया। कोई बुरा नहीं। और हाँ, जो ने एक असाधारण प्रदर्शन किया जब उनका भविष्य फॉर्मूला 1 में अगले सीजन के लिए तय हो गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लांस स्ट्रोल हैं। उनका हफ्ता थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा, क्या नहीं? उनका अंतिम Q1 लैप एक क्रैश में समाप्त हुआ, जिससे उनका हफ्ता दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जल्दी समाप्त हो गया। हाँ, वास्तव में क्या क्रैश ही वही कारण था जिसके कारण उन्होंने ग्रांड प्री में भाग नहीं लिया? ठीक है, क्रैश के कारण कार में व्यापक क्षति हुई और स्ट्रोल खुद थके हुए थे। एस्टन मार्टिन ने संभवतः कार को ठीक कर सकता था और उन्हें ग्रिड पर ला सकता था, लेकिन टीम और स्ट्रोल ने यह निर्णय लिया कि आगे बढ़ना अच्छा नहीं होगा। दिलचस्प है। और यह ध्यान देने योग्य है कि उसकी गलती के बावजूद यह विशेष रूप से घोर त्रुटि नहीं थी, क्या नहीं? बिल्कुल सही। यह सिर्फ इतनी ही थी कि थोड़ा ज्यादा मेहनत करने का मामला था। अब चलिए हम अपना ध्यान फर्नांडो अलोंसो की ओर मोड़ते हैं। फर्नांडो अलोंसो के लिए यह एक बहुत ही दिलचस्प रविवार था, क्या नहीं? इस साल पहली बार पॉइंट्स से बाहर, पिट एंट्री सीमाओं से बाहर चलने के लिए दंड, VSC के तहत बिगड़ी हुई पिट स्टॉप और फिर ब्रेकिंग के दौरान एक मोड़ छूने की वजह से इस रेस में उनके लिए सब कुछ बहुत तेजी से खुल गया। हाँ, यह अलोंसो के लिए एक असामान्य प्रदर्शन था। केविन मैग्नसेन के बारे में क्या है? मैग्नसेन, हाँ, उनका हफ्ता थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा था। मायामी ग्रां प्री के बाद उन्होंने अपना पहला पॉइंट सुनिश्चित किया। वे तीनों क्वालिफाइंग सत्रों में शीर्ष 10 में थे, जो प्रशंसनीय है। लेकिन 7वें मोड़ पर एक गलती ने उन्हें 6 स्थानों की हानि पहुंचाई। फिर तो यह एक मिश्रित पैकेज था। वास्तव में यह बस दिखाता है कि एक गलती फॉर्मूला 1 में आपकी स्थिति को काफी बदल सकती है। केविन मैग्नसेन की रेस वास्तव में थोड़ी गंदी थी, लेकिन उन्होंने आगे की कारों को पीछा करने और रसेल के दुर्घटना से लाभ उठाने के लिए कुछ वास्तविक सहनशीलता दिखाई। वह अंतिम पॉइंट को छीनने के लिए काफी प्रयास करते रहे। वहीं निको हुल्केनबर्ग ने काफी मजबूत प्रदर्शन किया, 13वें स्थान पर समाप्त हुए। निको का हफ्ता वह अनोखी घटना थी जहां वह हास टीम के प्रमुख ड्राइवर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी प्रयास किया। हाँ, रेस के दौरान अप्रत्याशित घटनाओं को ड्राइवर्स कैसे संभालते हैं, यह हमेशा देखने लायक होता है। निको का प्रदर्शन वास्तव में मजबूत था, यदि वह शानदार नहीं था। और केविन की रेस के बारे में यह दिखाता है कि यदि आप पीछा करते रहें तो एक गंदी शुरुआत भी उच्च स्तर पर समाप्त हो सकती है। बिल्कुल सही। फॉर्मूला 1 में जब तक सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी संभव है। यह मेरे इस खेल में प्यार करने वाली बातों में से एक है। अप्रत्याशितता आपको आपकी सीट के किनारे रखती है। अब चलिए यूकी त्सुनोडा के बारे में बात करें। सिंगापुर में उनके लिए वास्तव में एक निराशाजनक हफ्ता था, है ना? उनकी कार पर मुख्य अपग्रेड के बावजूद उन्हें वीकेंड के दौरान दोनों रेड बुल्स ने परेशान किया। पहले दौर के पेरेस से हुई संपर्क ने उन्हें वाकई परेशान कर दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि उसे कोई राहत नहीं मिली। शुरुआत में उसे 2 स्थान बढ़ाने में कामयाबी हुई, लेकिन पेरेस के द्वारा हुए नुकसान ने उसे वास्तव में महंगा पड़ा। वास्तव में, और हम यह न भूलें कि Q2 में वेरस्टापेन ने उसकी पहली पुश लैप पर रोक लगाई थी। यह दिखाता है कि कभी कभी यह सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों और थोड़ी सी भाग्यशालिता के बारे में भी होता है। सुनोडा के लिए बहुत कठिन वीकेंड था,
लेकिन आइए आशा करते हैं कि वह अगले रेस में वापसी करें। अब चलिए लियाम लॉसन की ओर बढ़ते हैं। मुझे कहना होगा, वह निश्चित रूप से अपने लिए एक नाम बना रहा है। उनकी 9वें स्थान पर समाप्ति पूरी कहानी नहीं कहती है। यह उनकी पहली बार मरीना बे सर्किट पर गाड़ी चलाने की थी और उन्होंने अपने करियर में पहली बार Q3 तक पहुंचा। एक नया आगाज करने वाले के लिए बहुत प्रभावशाली, क्या आपको लगता है? वास्तव में परिणाम के अलावा उसका पूरे वीकेंड में प्रदर्शन प्रशंसनीय था। सिंगापुर ग्रां प्री की मांगों को ध्यान में रखते हुए उसने कोई भी गलती नहीं की, जो बहुत प्रभावशाली है। वह निश्चित रूप से भविष्य में ध्यान देने योग्य है। बिल्कुल, फॉर्मूला 1 में युवा प्रतिभा को आगे बढ़ते देखना बहुत रोमांचक है। हम भविष्य के चैंपियनों के निर्माण की गवाही दे रहे हैं। लेकिन यह याद दिलाता है, क्या नहीं? एक अच्छे ड्राइवर और एक महान ड्राइवर के बीच सिर्फ रॉ स्पीड के बारे में नहीं होता है, यह संगतता और दबाव के तहत शांत रहने की क्षमता के बारे में भी होता है। यह देखना रोचक होगा कि लॉसन कैसे विकसित होता है। अलेक्जेंडर अल्बॉन अब वहां एक कहानी है। मौसम के सबसे मजबूत प्रदर्शन के बावजूद उसने कुछ संघर्ष दिखाया, क्या नहीं? उसने अपनी टीम की प्रबल 2 स्टॉप स्ट्रैटेजी का अच्छा इस्तेमाल किया और पेरेस द्वारा दीवार में धक्का खाने के बाद भी स्थानों को वापस ले लिया। मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पेरेस की चाल शायद सिर्फ एक गलत निर्णय से ज्यादा हो सकती है। क्या यह एक टकराव की उत्पन्न हो रही हो सकती है? हे, अब तो आप ताल लगा रहे हैं। इन बातों पर सटकर विचार करना हमेशा आकर्षक होता है, लेकिन हमें निष्कर्षों पर छलकने की जरूरत नहीं है। ट्रैक पर चीजें गर्म हो सकती हैं और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। हमेशा सच्चाई पर ध्यान देना सबसे बेहतर होता है। ओह, आप बिल्कुल सही हैं। बस थोड़ा मजाकिया विचारधारा। फिर भी स्पष्ट है कि अल्बॉन एक लड़ाकू है। यह देखना रोचक होगा कि यह कहानी कैसे खुलती है। और फिर हमारे पास लोगन सार्जेंट हैं। दुर्भाग्य से एक और हफ्ते में छोटी छोटी गलतियां घुस गईं और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हो सकता था। उसकी क्वालिफाइंग में गलती और उसकी रेस में अनचाहे त्रुटि महंगी पड़ी। हाँ, यह छोटी छोटी बातें ही हैं जो अंत में बड़ा अंतर ला देती हैं। यह दुख की बात है क्योंकि इस मौसम में उसकी गति अल्बॉन के पास कई सर्किटों पर उससे करीब थी। लेकिन यही है फॉर्मूला 1 में सीखने का मार्ग। बिल्कुल सही। हर गलती, हर भूल सीखने और बढ़ने का एक मौका है। और हाँ, यह फॉर्मूला 1 है। यह रेसिंग का सबसे उच्च स्तर है और त्रुटि के लिए मार्जिन बहुत ही छोटा है। मुझे यकीन है कि लोगन इन अनुभवों को लेकर आगे की रेस में मजबूती से वापस आएंगे। निश्चित रूप से उनमें पोटेंशियल है। अच्छा, यह हमें एक और रोमांचक एपिसोड के अंत तक पहुंचा देता है, F1 के लिए जज्बा का। हमने फॉर्मूला 1 के उच्च और निम्न समयों की चर्चा करके मजे किए हैं, प्रभावशाली नए खिलाड़ी के प्रदर्शन से लेकर दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटियों तक। इस रोचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे सभी एपिसोड के साथ जुड़े रहने के लिए सदस्यता लेना और उस सूचना घंटी पर क्लिक करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए विश्वसनीय है और यही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और यह उत्साह केवल खुद में ही न रखें। शब्द फैलाएं, अपने दोस्तों, परिवार, अपने बिल्ली को डोट सबको बताएं। हमारा पॉडकास्ट अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें या अपने स्थानीय चैट में भी बात करें। हमारे फॉर्मूला 1 परिवार में जितने ज्यादा लोग उत्साहित होंगे। और हाँ, आंखें खोलें, हमारे पास कुछ रोमांचक सामग्री तैयार है। हमारे प्यारे अंजो को एक विशेष शाउट आउट। मुझे विश्वास है कि आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। सब जुड़े रहें, हम आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया पर और अधिक ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ लाने के लिए बेताब हैं। अगली बार तक जुड़े रहें। मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।